वो पीडीएफ पे जाने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हेमेटोपोइसिस एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें 3 किस्म के ब्लड्स बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ओके जी, सो इसके बनने के प्रोसेस को, इस तमाम के बनने के प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हेमेटोपोइसिस एक सेल से स्टार्ट होता है जिसको कहता है CFUGEMM। ओके जी, और CFUGEMM सेल जो कि बनता है अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके जी, सो PSCs, ओके, UPSCs एंड CFUGM इससे ये सेल इसी से बनता है और फिर इस सेल से तमाम के तमाम ब्लड सेल्स हमारे बनते हैं। ओके, जो कि 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम है टोटल। सो CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स जिससे ग्रेन्युलोसाइट्स बनेगा, और एरिथ्रोसाइट जिससे एरिथ्रोसाइट बनेगा, मेगाकैरियोसाइट जिससे मेगाकैरियोसाइट बनेगा, और मोनोसाइट जिससे मोनोसाइट बनेगा। ओके जी, सो ये मल्टी पोटेंशियल है। इसमें पोटेंशियल है कि मुख्तलिफ किस्म के अकसाम के सेल्स को बनाए। सो इसी में ये पोटेंशियल तो ये है कि इसी से CFUG जुदा होके वो ग्रेन्युलोसाइट्स बनाएंगे, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स बनाएंगे। उसके बाद CFUE जुदा होगा और वो एरिथ्रोसाइट बनाएगा जो कि रेड ब्लड सेल्स है, सबसे ज्यादा मौजूद है। और फिर उसी से CFUM जुदा होगा, वो मोनोसाइट्स बनाएगा, फिर बाद में जाके मैक्रोफेजेस बनेंगे। और फिर उसी के अलावा CFUM जुदा होके वो मेगाकैरियोसाइट बनाएगा जिसको CFUM कहा जाता है, और मेगाकैरियोसाइट से फिर थ्रोम्बोब्लास्ट और थ्रोम्बोसाइट्स बनेंगे। और एटलीस्ट दैट इज द प्रोसेस इन विच वी आर जस्ट गोइंग टू। ओके, हेमेटोपोइसिस 3 किस्म के अकसाम, 3 प्रोसेसेस में तकसीम है। नंबर 1 इज एरिथ्रोपोइसिस, फिर ल्यूकोपोइसिस, फिर थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। के नाम से तो आपको मालूम है। एरिथ्रोपोइसिस मींस द रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। ओके जी, प्रोडक्शन। So the erythropoiesis will be just converting into CFUGEM तो हर तीनों में है। ओके जी, CFUGEM से CFUE बनेगा माइटोटिक डिवीजन से। ओके जी, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये डिवाइड होके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये 2 सेल्स में ये दोनों सेल्स होंगे CFUE जो कि यूनिपोटेंशियल होंगे, और इसमें पोटेंशियल होगी ताकि सिर्फ एक किस्म के सेल को बनाए, वो है एरिथ्रोसाइट। CFUE फिर कन्वर्ट होगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, यानी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट वो स्टेज है एरिथ्रोब्लास्ट का कि जिसमें साइज ऑफ this erythroblast is very high, about 3 times of mature erythrocyte। ओके जी, यानी कि 20 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। और इसी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, about 90% एरिया न्यूक्लियस से घेरी हुई है, और हीमोग्लोबिन इसमें है ही नहीं। अब इसी पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस थोड़ा कमजोर हो जाता है, साइज थोड़ा कम, about 12 माइक्रोमीटर्स हो जाता है फ्रॉम 20 माइक्रोमीटर्स, और न्यूक्लियस बहुत छोटा हो जाता है और हीमोग्लोबिन नजर आना शुरू हो जाते हैं। और नाम से जाहिर है कि पोली मतलब कि ये बहुत से कलर्स को, क्रोमेटो मींस कलर्स एंड फिलिक मींस लवर, यानी कि स्टेन अगर हम इसको दें तो बहुत से कलर्स को ये कन्वर्ट होगा और बहुत से कलर्स नुमाया होगी। ओके जी, इसको स्टेन देने से। फिर ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, और ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस तकरीबन डिसअपेयर हो जाएगा, उसके अलावा तकरीबन डिसअपेयर होगा लेकिन बहुत छोटा होगा। उसके अलावा साइज भी अबाउट 8 माइक्रोन्स होगी, और उसके अलावा जो कि हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ज्यादा होंगे, अबाउट 20 करोड़। ओके, सो अबाउट 200 मिलियंस। और उसके अलावा रेटिकुलोसाइट्स बनेंगे, और इसी स्टेज में ये रेटिकुलोसाइट्स बनते बनते ये सर्कुलेशन में भी दाखिल होगा, और सर्कुलेशन में ये अब 20 से 40-50 घंटे लेगा, यानी 1 से 2 दिन लेगा कि मैच्योर होगा। इस तमाम प्रोसेस में, इसी से लेकर एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में CFUGEM से लेकर एरिथ्रोसाइट तक, मैच्योर एरिथ्रोसाइट तक तकरीबन 7 दिन लगते हैं, तकरीबन में भी। ओके जी, सो रेटिकुलोसाइट्स को कन्वर्ट होगा कि रेटिकुलोसाइट्स वो इमेच्योर
2% सेल्स है रेड ब्लड सेल के जो सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं और एक्चुअली वो 2, 3 या 10 या 15 घंटे में अब मैच्योर होने वाले होगी। तो इसमें हीमोग्लोबिन थोड़े कम मिकदार में होते हैं और थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और उसी के अलावा इसमें न्यूक्लियस एक्चुअली होता ही नहीं। फिर वो 48 से 40 घंटे बाद एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होगी। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। देन द ल्यूकोपोइसिस CFUGM CFUG ग्रेनुलोसाइट्स को कन्वर्ट होगा, ग्रेनुलोसाइट्स प्रोमाइलोब्लास्ट को कन्वर्ट होगा। माइलोब्लास्ट में साइज अबाउट 20 to 30 माइक्रोन्स होगी, सबसे बड़ा साइज। फिर अबाउट माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, इसी में साइज थोड़ा छोटा होगा अबाउट 10 माइक्रोन्स। और फिर इसी माइलोब्लास्ट ये माइलोब्लास्ट डिसाइड करेगा कि मैंने न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट होना है, इज़ोनोफिल में कन्वर्ट होना है या बेसोफिल में कन्वर्ट होना है, और ये इसके अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स है वो डिसाइड करेगी। सो बहुत से माइटोसिस प्रोसेसेस के जरिए से ये इज़ोनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल में बाद में कन्वर्ट होगा। दैट इज सिंपल प्रोसेस। ओके जी। सो रह गई मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सो लिम्फोपोइसिस और मोनोसाइटोपोइसिस दूसरे जुदा प्रोसेसेस है जो कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स बनाएंगे। एंड एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग हियर ओनली ग्रेन्यूलोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट वो बाद में डिस्कस करेंगे पीडीएफ में। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस सबसे पहले मेगाकैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। ओके जी। थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस में CFUM मेगाकैरियोसाइट, CFU कोलिफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट मेगाकैरियोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, मेगाकैरियोब्लास्ट मेगाकैरियोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे, मेगाकैरियोसाइट थ्रोम्बोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, थ्रोम्बोब्लास्ट थ्रोम्बोसाइट में कन्वर्ट होंगे, जो कि मैच्योर प्लेटलेट्स से अबाउट 2 लाख से लेकर अबाउट 4 लाख तक 1 माइक्रोलीटर में मौजूद होता है। और ये प्लेटलेट्स हेमेटोपोइसिस यानी हीमोस्टेसिस में ब्लड कोगुलेशन में काम आता है। और ये प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है हेमेटोपोइसिस का, जो कि मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल तफसील से पीडीएफ में जाके। यू शुड बी वॉच द वीडियो टिल एंड। अस्सलाम वालेकुम, ये पार्ट 2 है ऑफ ब्लड हिस्टोलॉजी लाइक हुसैन सिद्दीकी। ओके जी। और इसी में हम हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस जो कि ब्लड प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। हीमोपोइसिस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 स्टेप्स में। नंबर 1 इज़ द एरिथ्रोपोइसिस, नंबर 2 इज़ द ल्यूकोपोइसिस एंड नंबर 3 इज़ द थ्रोम्बोपोइसिस। ओके जी। और एरिथ्रोपोइसिस जो कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन का प्रोसेस है। और उसके अलावा ल्यूकोपोइसिस जो कि ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन का प्रोसेस है, सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस है। और उसके अलावा थ्रोम्बोपोइसिस जो कि प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन का साइट है, प्रोडक्शन का प्रोसेस है। सो इसी में इसके मुख्तलिफ स्टेप्स है, स्टेजेस है, इसको हम बताएंगे थोड़े से तफसील के साथ। ओके जी। सो नाउ वी आर बिगिनिंग फ्रॉम द हीमोपोइसिस, इट इज़ आल्सो नोन एज द हीमेटोपोइसिस। और ये एक्चुअली जब कोई बच्चा छोटा होता है यानी कि माँ के पेट में अबाउट 3 मंथ के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारे ब्लड यानी कि जो कि बच्चे के उस लिवर और स्प्लीन में वही ब्लड फॉर्मेशन होता है। ओके जी। जबकि 3rd ट्राइमेस्टर में एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली फिर स्केलेटल सिस्टम नज़र आना शुरू हो जाती है और फिर बोन मेरो में हमारे ब्लड का प्रोडक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। बोन मेरो अबाउट 1-2 टाइप्स ऑफ बोन मेरो है। नंबर 1 इज़ रेड बोन मेरो एंड नंबर 2 इज़ द वाइट बोन मेरो। सो एक्चुअली हम 6 साल तक बच्चे की जो कि ब्लड है वो रेड बोन मेरो में बनती है। अलबत्ता 6 साल के बाद एक एडल्ट मेल में अबाउट 50% वाइट बोन मेरो में येलो बोन मेरो जिसको कहा जाता है और रेड बोन मेरो में 50% बनता है। सो एक्चुअली इमरजेंसी कंडीशंस में फिर येलो बोन मेरो एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो एरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस के प्रोडक्शन को अपनी जिम्मे लेती है और फिर वो प्रोडक्शन करती है। सो एक्चुअली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीमोपोइसिस इन विच द वन प्रोसेस नोन एज द एरिथ्रोपोइसिस। मैंने आपको बोर्ड पर बताया भी कि एक किस्म का सेल है जिसको कहा जाता है अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके जी। और यही अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट UPSC सेल है जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्शन करेंगे और इससे मुख्तलिफ सेल्स बनेंगे। स्टेम सेल्स या बोन मेरोज में बनते हैं। और बोन मेरो की बारे में अगर बात कर ले सो एक जेलेटिनियस सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन एक जेलेटिनियस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ फाउंड इन द बोन मेरो कैविटी ऑफ द
लॉन्ग बोन्स, और ये नली जो हम कहते हैं एक्चुअली दैट इज़ द बोन मैरो, और इसी में 3 हिस्से हैं, यानी कि 3 जगहों पर ये बोन मैरो मौजूद है। ओके जी, 3 हिस्से हैं, सॉरी। द रेड बोन मैरो कंसिस्ट ऑफ 3 compartments. The number 1 is the blood sinusoids, the number 2 is the stroma of the reticular cells and reticular fibers, and the number 3 is the hemopoietic cords. Okay, so sinusoids, blood sinusoids या blood vessels, जिसको तमाम जिससे जो मैच्योर ब्लड्स है वो जाएंगे हमारे रेड ब्लड सेल सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होंगे, और उसके अलावा स्ट्रोमा ऑफ रेटिकुलर सेल्स जिसमें स्टेम सेल्स पड़े रहते हैं, और उसके अलावा फाइबर्स पड़े रहते हैं, और हेमोपोइटिक कॉर्ड्स जिसमें एक्चुअली मैच्योर स्टेम सेल्स है और उसके अलावा तमाम मौजूद है। सो कंसिस्ट ऑफ सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स, डिफरेंशिएटिंग प्रिकर्सर ऑफ द प्लेटलेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड मैच्योर प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन द हेमोपोइटिक कॉर्ड्स। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट स्टेप कि हमारे पास एक सेल है जी, मैंने आपको बताया, जिसको प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं, जो कि नाउ अनकमिटेड है। ये स्टेम सेल्स फिर कन्वर्ट होता है, स्टेम सेल्स वही सेल्स है जो कि जिससे कोई भी सेल बन सकता है, और दैट्स अबाउट द स्टेम सेल्स, नथिंग मोर। Okay, so the CFUGEMM है, that is derived from the stem cells actually, which is known as the PHSCs, or CFUs means the colony forming unit or the colony forming cell, granulocytes, erythrocytes, monocytes and megakaryocytes. So इससे 4 किस्म के सेल बनेंगे। इससे 4 किस्म के यूनिपोटेंशियल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बनेंगे, चूँकि अब मल्टीपोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है कि ये मुख्तलिफ अक़साम के सेल्स बनाए, ये मुख्तलिफ स्टेम सेल्स बनाए। ओके जी, सो इस स्टेम सेल्स से 4 किस्म के स्टेम सेल्स और बनेंगे, और वो होंगे यूनिपोटेंशियल, और उसमें वो पोटेंशियल होगी कि वो एक किस्म के स्टेम सेल्स को बनाए। सो दैट्स अबाउट द CFUGEMM। ओके, सबसे पहले तो एक किस्म का सेल बनेगा CFUG, विच इज़ नॉन एज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट्स, जिससे ग्रेनुलोसाइट्स बनेंगे, यानी कि इज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ओके, और फिर उसके बाद और एक डॉट लगाइए इसके साथ, CFU फिर E, और CFUE से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, जो कि जिससे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे जिस स्टेम सेल से। फिर CFUM इज नॉन एज द मोनोसाइट, जिससे मोनोसाइट्स बनेंगे जो बाद में मैक्रोफेजेस हो जाएंगे, और फिर CFUM जिससे फिर बाद में जो कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स है, जिससे बाद में प्लेटलेट्स बनेंगे। सो ये 4 किस्म के स्टेम सेल्स जो कि यूनिपोटेंशियल होंगे वो बनेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर ले, इसी में हम बात कर लेते हैं CFUG की या CFUE की बात कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, दैट प्रोसेस आल्सो नोन एज एरिथ्रोपोएसिस। सबसे पहले मैच्योर सेल्स में, मैच्योर ह्यूमन में ये हमारे बोन मैरो में होता है, एक्चुअली लिवर में भी होता है, और एक्चुअली रेड बोन मैरो में होता है। ओके जी, सो इसके कुछ स्टेजेस है। सबसे पहले तो यही CFUE जो कि RBCs को मैच्योर होने में मुख्तलिफ स्टेजेस में कन्वर्ट होता है। द नंबर 1 इज द प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, द नंबर 2 इज द बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, नंबर 3 is the polychromatic erythroblast, and number 4 is the orthochromatic erythroblast, chromatophilic erythroblast is also known as that. Okay जी, so proerythroblaст वो सेल होगा जिसका about 15 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर होगी, और ये सबसे बड़ा होगा। ओके जी, और इसमें न्यूक्लियस अब बहुत बड़ा है, ठीक है, about 90% ऑफ द स्पेस एंड एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस ने घेरी हुई है, चूंकि रेड ब्लड सेल, मैच्योर रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस होती ही नहीं है। उसके अलावा CFUE में अब हीमोग्लोबिन बहुत छोटी मिकदार में मौजूद है, लेकिन हीमोग्लोबिन मौजूद है लेकिन स्टैंड में नज़र नहीं आता। अब इसी थोड़े से मैं आपको बताना चाहूँ कि 7 दिन में अबाउट 7 to 8 days एक रेड ब्लड सेल की मैच्योरेशन होती है फ्रॉम द स्टेम सेल CFUE टू द मैच्योर रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट। ओके जी, सो इसके दरमियान स्टेजेस है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, फिर आएंगी बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट विच इज आल्सो नोन एज बेसोफिलिक। ओके जी, सो हीमोग्लोबिन की अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होगी, सेल की डायमीटर और सेल की डायमीटर एक्चुअली छोटा होगा, और इसमें नॉर्मली जो कि न्यूक्लियस है वो भी छोटी होगी, और इसमें हीमोग्लोबिन नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ओके जी, सो फिर उसके बाद पॉलीक्रोमैटिक
जिसको पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। पॉलीबेजोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट अंडरगो नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, और बहुत से माइटोटिक डिविजन्स के बाद ये पॉलीक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट को कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मुख्तलिफ कलर्स लेते हैं किसी स्टैंड पर, किसी डाइस को देने पर। ओके जी, और कभी ब्लू, कभी रेड, कभी सुर्ख में, कभी पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, कभी पर्पल में। और इसी को पॉली यानी कि बहुत ज़्यादा, क्रोमेटो यानी कि कलर्स, फिलिक यानी लवर यानी कि बहुत ज़्यादा कलर के लवर है। और इसमें अबाउट न्यूक्लियस तकरीबन आधा हो चुका होता है और बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होंगे इसी में। ओके, सो फिर अगला स्टेज है क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में अर्ली क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट जो कि माइटोटिक डिवीजन करेंगे, और इसी में अबाउट जो कि न्यूक्लियस है वो तकरीबन गायब हो चुका होता है, और हीमोग्लोबिन अबाउट 200 करोड़ तक पहुंच चुके, यानी कि 20 करोड़ तक पहुंच चुके होते हैं। अबाउट इन मैच्योर सेल 27 करोड़ यानी 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट में मौजूद होता है। सॉरी फॉर दैट। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स आर इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स, जो कि मैंने आपको बताया अभी पार्ट 1 में कि रेटिकुलोसाइट्स वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स है जो कि एक्चुअली सर्कुलेशन को निकला हुआ है, ब्लड तक पहुंचा हुआ है, और उसी ब्लड में अबाउट 2% ऑफ RBCs जो कि रेटिकुलोसाइट्स कहलाते हैं वो एक्चुअली मैच्योर होते हैं। और इसकी मैच्योरेशन टाइम जो है वो फ्रॉम 24 आवर्स टू अबाउट 4 आवर्स या 1 दिन 2 दिन होता है। उसके बाद फिर जो ये एरिथ्रोसाइट्स को कन्वर्ट होता है, और रेटिकुलोसाइट्स आखिरी लास्ट स्टेज है। ओके जी, और अबाउट 0.5 to 2% ऑफ सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स हमको नजर आते हैं माइक्रोस्कोप में। अब ग्रेन्युलोसाइटोपोएसिस को डिस्कस करते हैं, जिसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स बनेंगे। ग्रेन्युलोसाइटोफिल्स जो कि जिससे 3 किस्म के स्टेम सेल्स निकलेंगे। द नंबर 1 इज द CFUG, actually from the CFUG which is the unipotential stem cell actually, और इसी CFUG से CFUBA भी निकलेगा, CFUGM भी निकलेगा, और उसके साथ साथ CFUN भी निकलेगा वगैरह वगैरह, जो कि मुख्तलिफ सेल्स को बनाने में काबिल होगी। सबसे पहले तो CFUG से माइलोब्लास्ट बनेगा, अबाउट 12 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, और लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है। अब ये मैच्योर नहीं है और ना इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है कि ये कौन कौन से बेसोफिल में कन्वर्ट होगा या न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट होगा, तो वो डेवलप होगा। लेकिन ये बस एक सेल है, सबसे बड़ा 12 से 15 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है, और स्पेरिकल न्यूक्लियस जो कि इसमें डेलिकेट क्रोमेटिन नेटवर्क फाइबर्स पाए जाते हैं, और उसके अलावा फ्री राइबोसोम्स भी बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। और प्रोमाइलोसाइट्स फिर माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट्स में कन्वर्ट होगी। इसका साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली अप टू 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर हो जाएगी इसकी साइज़, और इसमें ग्रेन्यूल्स, एज़ियोरोपिलिक ग्रेन्यूल्स और बहुत से ग्रेन्यूल्स, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक्चुअली मैच्योर ग्रेन्यूलोसाइट्स में मौजूद होते हैं। ग्रेन्यूल्स जिसकी वजह से इसको ग्रेन्यूल्स का नाम भी दिया, ग्रेन्यूलोसाइट्स का नाम भी दिया गया है। और फिर माइलोसाइट को कन्वर्ट होगी। माइलोसाइट अबाउट 10 माइक्रोमीटर तक इसका साइज गिर जाएगा, और इसका न्यूक्लियस जो कि रफली ओवल शेप होगा और मोर इंटेंसली स्टेन लेगा, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। फिर माइलोसाइट से मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट होगा, और अब ये हम अपने आप की जो कि रिकॉग्निशन करेगा, पहचान करेगा कि मैं अब न्यूट्रोफिल को कन्वर्ट होऊंगा या इओसिनोफिल को कन्वर्ट होऊंगा या बेसोफिल को कन्वर्ट होऊंगा। और मेटामाइलोसाइट फिर अंडरगो हो जाता है माइटोसिस में, और माइटोसिस में जब वो मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स बन जाते हैं, सो एक्चुअली वो कई मेटामाइलोसाइट माइलोसाइट न्यूट्रोफिल्स को कन्वर्ट होता है, कई इओसिनोफिल्स को, कई बेसोफिल्स को। एंड दैट्स अबाउट द ग्रेन्युलोसाइटोपोएसिस फॉर नाउ। दैट्स इंस्टेंटली वेरी वेरी इनफ, और जो मैंने आपको बताया और जो मैंने आपको बोर्ड पर बताया, दैट्स रियली वेरी इनफ। एंड फॉर दैट very very thanks to you for hearing me, and please revise that lecture for being instance. Assalamu alaikum.